4.1 परिचय। इस पाठ में हमारा लक्ष्य वास्तविकता के सामाजिक निर्माण की अवधारणा को समझना है। ऐसा करने के लिए इन शब्दों के पीछे के अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है। इन परस्पर जुड़े विचारों की स्पष्ट समझ के बिना सामाजिक वास्तविकता के इस महत्वपूर्ण पहलू को प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सामाजिक वास्तविकता अनिवार्य रूप से वास्तविकता के दृश्य पहलुओं पर विविध दृष्टिकोण विकसित करने की समाज की क्षमता को संदर्भित करती है। हम पाएंगे कि विभिन्न समाज और संस्कृतियां मौजूद हैं, लेकिन जो बात सुसंगत है वह यह है कि सामाजिक वास्तविकता युवा पीढ़ी के माध्यम से कायम रहने का प्रयास करती है। हालांकि यह दृढ़ता अक्सर असफल होती है, जिससे प्रत्येक पीढ़ी सामाजिक वास्तविकता के संदर्भ में पिछली पीढ़ी से अलग हो जाती है। यहाँ मुख्य संदेश यह है कि किसी भी समाज के सदस्य विशिष्ट मान्यताओं और सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होते हैं। प्रत्येक पीढ़ी के साथ दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। वास्तविकता के सामाजिक निर्माण पर चर्चा करते समय यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश समाजों में वास्तविकता का प्रतिनिधित्व एक एकल, एकीकृत निर्माण नहीं है। इसके बजाय इसमें अर्थ और अस्तित्व की कई परतें शामिल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तविकता की विभिन्न सामाजिक संरचनाएं मौजूद हैं, जो एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में भिन्न होती है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि जबकि वास्तविकता के सामाजिक निर्माण की पद्धति अधिकांश समाजों में समान है, वहां अचूक एकाधिक समकालिक वास्तविकताएं हैं। इसका मतलब यह है कि संस्कृति और वास्तविकता के कई संस्करण सह-अस्तित्व में हैं, खासकर बहुवचन समाजों में जहां ये वास्तविकताएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, बातचीत करती है और परस्पर प्रभाव डालती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि वास्तविकता का निर्माण एक विशिष्ट तरीके से किया गया है, लेकिन इसका मतलब वास्तविकता के सभी संस्करणों में एकरूपता नहीं है। इन संस्करणों को कैसे व्यक्त किया जाता है, इसमें महत्वपूर्ण अंतर है। समाज वास्तविकता के निर्माता के रूप में प्रवेश के विभिन्न बिंदु प्रदान करता है और सामाजिक रूप से परस्पर जुड़ी वास्तविकता को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। संक्षेप में जो बताया जा रहा है वह यह है कि वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में देखने योग्य कई वास्तविकता प्रणालियां हैं, जो किसी भी सामाजिक निर्माण की नींव बनाती है। ये प्रणालियां अराजकता और व्यवधानों की अवधि के दौरान भी बनी रहती हैं। उपरोक्त बिंदुओं को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि समाज अपने दृष्टिकोण और विश्वासों को सुरक्षित और एकीकृत तरीके से कैसे बनाए रखता है। यह भी स्पष्ट है कि प्रत्येक पीढ़ी विशिष्ट अपेक्षाएं और जीवन स्तर का एक बुनियादी मानक लेकर चलती है, जो एक सार्थक अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समाज समग्र रूप से जन्म से मृत्यु तक संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया का प्रबंधन और रखरखाव करता है। अब आइए एकाधिक और एक साथ वास्तविकताओं के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पूछताछ करें। हम समाज के सदस्य के रूप में विश्व प्रक्रिया के बारे में एक धारणा कैसे बनाते हैं? जैसे ही समाज के नए सदस्य तैयार होते हैं, सामाजिक वास्तविकताएं आकार लेने लगती हैं, जिससे उनमें एक विशेष छाप छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जीवन के विभिन्न पहलू जैसे आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक नई पीढ़ी को उपयुक्त और योग्य समझे जाने वाले तरीके से कार्य करने और व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित करने से बनते हैं। किसी भी समाज का सामाजिक तानाबाना नाजुक होता है और उसे अनुष्ठानों और निरंतर बातचीत के माध्यम से निरंतर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए वास्तविकता स्वयं नाजुक है और किसी भी विघटनकारी या संघर्षपूर्ण स्थिति से व्यवस्था भंग हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अराजकता हो सकती है। ऐसे सामाजिक विघटन से उबरने में जो बातचीत युद्धकाल या दीर्घकालिक अराजकता के दौरान हो सकता है,
काफी समय लगता है। सामाजिक ताने बाने की मरम्मत कई वर्षों तक चल सकती है या कुछ व्यक्तियों पर इसका स्थायी प्रभाव भी पड़ सकता है। जैसे ही हम इस पाठ में गहराई से उतरते हैं, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि संस्कृति बहुआयामी है। वास्तविकता का निर्माण हालांकि कई समाजों में समान है, व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच भिन्न होता है। युवा और प्रभावशाली लोगों के दिमाग में कुछ क्षमताएं विकसित करने की जरूरत है, जैसे कि धार्मिक या आर्थिक स्थिति से बंधा होना। विभिन्न जातियां और वर्ग रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से विकसित विचारधाराओं और अंतःक्रियाओं के साथ अलग-अलग जीवन शैली बनाते हैं। ये महज जिज्ञासु दृष्टिकोण नहीं है, इसके बजाय वे महत्वपूर्ण स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां निर्मित वास्तविकता को सामाजिक व्यवस्था या प्रणालियों में लगातार पोषित और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। जब हम इस बारे में बात करते हैं कि समाज अपनी वास्तविकता कैसे बनाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज खुद को बनाए रखने के लिए समाजीकरण और शिक्षा दोनों का उपयोग करता है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्तियों को कुछ हद तक नियंत्रित किया जाता है और उनकी वास्तविकता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। इस पाठ में हम बताएंगे कि कैसे सामाजिक प्रक्रियाएं वास्तविकता का निर्माण करती हैं, समाजीकरण के माध्यम से सीखी गई संस्कृति और विचारधारा के पैटर्न को स्थापित करती है। सदस्यों को इस ढांचे के भीतर निर्णय लेना और निर्णय लेना सिखाया जाता है। हालांकि सभी व्यक्ति सामाजिक तानेबाने में पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं और इन विचलनों को विचलन माना जाता है। समाज भटके हुए व्यक्तियों को मुख्य धारा में पुनः शामिल करने के लिए विभिन्न उपचारों का प्रयोग करता है। हमारी वास्तविकता और अनुभव समुदायों, बड़े समूहों, राष्ट्र राज्यों और कभी-कभी यहाँ तक कि बड़ी संस्थाओं में मनुष्यों द्वारा आकार दिए जाते हैं। ज्ञान के समाजशास्त्र का उद्देश्य यह दिखाना है कि सामाजिक वास्तविकता की ये संरचनाएं मानव समुदायों के भीतर कैसे विकसित होती है। ज्ञान और उसके सामाजिक संदर्भ के बीच अंतर संबंध यह समझने में महत्वपूर्ण है कि समाज लगातार खुद को कैसे पुनः बनाता है। कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है कि सामाजिक संदर्भ विचारों के अस्तित्व का आधार बनता है, जो व्यक्तियों को स्वैच्छिक कार्यों और स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण डिग्री प्रदान करता है। दूसरों का तर्क है कि मानव विचार हमेशा विचारधारा और प्रचलित बौद्धिक माहौल से प्रभावित होता है। सामाजिक वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान संचय क्रमिक होता है और वास्तविकता का स्पष्ट दृष्टिकोण तभी सामने आता है जब पर्याप्त पहलुओं की जांच की जाती है। ज्ञान अर्जन एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है, जो समय के साथ धीरे धीरे एकत्रित होती जाती है। नए और मौजूदा सदस्यों को समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित रहने के लिए मीडिया, संस्थानों, परिवार और कार्य वातावरण के माध्यम से ताज़ा इनपुट प्राप्त होते हैं। 4.3 सामाजिक वास्तविकता घटना। बर्जर और लकमैन का सुझाव है कि सामाजिक वास्तविकता की घटनाओं का अध्ययन करने में रोजमर्रा की सामान्य ज्ञान वास्तविकता को शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करना शामिल है। ज्ञान में अनिवार्य रूप से सामाजिक जीवन और प्रक्रियाओं में भाग लेना शामिल है। समाजशास्त्र और व्यक्तियों, समूहों और समाज से संबंधित घटनाओं को समझने के लिए कॉमन सेंस विचार महत्वपूर्ण है। समाज के अस्तित्व के दो पहलू हैं, व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ। यह समझ समूह जीवन के सहअस्तित्व और नियमों के पालन के साथ एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता पर प्रकाश डालती है, जब तक कि व्यक्ति या समूह बहिष्कृत नहीं होना चाहते। सामाजिक जीवन की वास्तविकता अद्वितीय है और किसी एक व्यक्ति से परे तक फैली हुई है। बर्जर का लक्ष्य हमारे साथ मिलकर यह उजागर करना है कि मनुष्य सामाजिक जीवन को उसके सभी पहलुओं में कैसे बनाते और बनाए रखते हैं। सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन अनिवार्य रूप से इसके निर्माण का अन्वेषण है, जो आगे की जांच के लिए संकेत प्रदान करता है। 4.4 रोजमर्रा की सामाजिक वास्तविकता।
बर्जर और लकमैन इस बात पर जोर देते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी को घटनात्मक विश्लेषण एक वर्णनात्मक विधि के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। चेतना वास्तविकता के कई आयामों और प्रकारों में मौजूद है, जो व्यक्तियों को सामाजिक दुनिया की कई वास्तविकताओं से अवगत कराती है। ये वास्तविकताएं सुव्यवस्थित है, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और व्यक्तियों पर सामाजिक पैटर्न थोपती हैं। समाज में नए प्रवेशकर्ता उन पर थोपी गई एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था की खोज करते हैं। सामान्य ज्ञान का ज्ञान अंतर्विषयक रूप से बातचीत के माध्यम से साझा किया जाता है, जो दैनिक जीवन की नियमित संरचना में स्पष्ट होता है। सामान्य ज्ञान ज्ञान और उसके सामाजिक संदर्भ की जांच करना अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन चुनौती उन क्षेत्रों को समझने और अनुवाद करने में है जो सामान्य ज्ञान ज्ञान के रूप में वर्गीकृत नहीं है, बल्कि गैरोजमर्रा की वास्तविकता है। बॉक्स 4.1 अनुक्रमिक निर्माणों को समझना। सामाजिक दुनिया अपनी संपूर्णता में उन चीजों से बनी है जिन्हें हम आम तौर पर हल्के में लेते हैं, जिन्हें अनुक्रमणिका के रूप में जाना जाता है। लोग शायद ही कभी उन पर सवाल उठाते हैं, और जब वे ऐसा करते भी हैं तो सवाल सतह पर ही बने रहते हैं, पूर्ण निष्पक्षता की खोज में जाने के बजाय त्वरित और आसान वर्गीकरण को स्वीकार करते हैं। यह खोज कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि स्पष्ट रूप से परिभाषित वास्तविकता की खोज एक अंतहीन गड्ढे की तरह है। रांडेल कॉलिंस 1988, सैद्धांतिक समाजशास्त्र, ऑरलैंडो, हरकोर्ट ब्रेस, पृष्ठ 277। वास्तविकता के सामाजिक निर्माण को समझने के लिए हमें दैनिक जीवन की समय संरचना के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यह समग्र सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बर्जर और लकमैन के अनुसार अस्थायीता स्वयं चेतना का एक मूलभूत पहलू है। हालांकि दैनिक जीवन की अस्थायी संरचना चेतना के विद्यमान होने और विभिन्न स्तरों पर परस्पर क्रिया करने के कारण जटिल है। वास्तविकता के ये सभी स्तर आपस में जुड़े हुए हैं और एक विशिष्ट पैटर्न में व्यवस्थित है। नतीजतन समाज में अस्थायी संरचना अपने सदस्यों के लिए स्थिति को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। अब आइए किसी दिए गए समाज में व्यक्तियों के बीच दैनिक बातचीत की गतिशीलता का पता लगाएं। इन अंतःक्रियाओं में आमने सामने की स्थितियां रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तविकता की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से आकार देती है। जब आमने सामने बातचीत होती है तो स्वयं और दूसरे के बीच आपसी समझ विकसित होती है। आत्म प्रतिबिंब भी बातचीत से उत्पन्न होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन हैं और समाज में हम क्या चाहते हैं। यह जागरूकता हमारे दृष्टिकोण और परिणामस्वरूप हमारे व्यवहार को आकार देती है। यह बदले में मानव सामाजिक वास्तविकता या वास्तविकताओं की नींव बन जाता है। दैनिक वास्तविकता में विभिन्न घटक होते हैं जो विशिष्ट स्थितियों और दृष्टिकोणों को जन्म देते हैं, जबकि सामाजिक वास्तविकता में समानताएं हैं। ऐसे अद्वितीय पहलू भी हैं जो अपने स्वयं के नियम स्थापित करते हैं और उन्हें किसी विशेष वास्तविकता के सदस्यों पर लागू करते हैं। हालांकि यह वास्तविकता स्पष्ट है, सामाजिक स्थितियों में यह सामाजिक वास्तविकता के नियमों से प्रभावित और सीमित होता है। 4.5 भाषा और सामाजिक वास्तविकता। भाषा के क्षेत्र में सामाजिक यथार्थ व्याप्त है। सभी भाषाओं में अलग अलग व्याकरण और वाक्य विन्यास होते हैं, जो समाज में सबसे महत्वपूर्ण संकेत प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। भाषा ज्ञान के बढ़ते भंडार में योगदान देती है। नए शब्दों और विचारों के आने से इसका विस्तार और संकुचन होता है। ज्ञान और समझ के कुछ पहलू समग्र प्रणाली से बाहर भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी भाषा व्यापक शब्दकोशों का संकलन करती है, जो संशोधन, संपादन और अद्यतन से गुजरते हैं। इन सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कई नए शब्दों और अवधारणाओं को शामिल किया जाता है,
जबकि कुछ शब्द और विचार अप्रचलित हो जाते हैं और शब्दकोश से हटा दिए जाते हैं। इसलिए भाषा एक सामाजिक वास्तविकता के रूप में ज्ञान को संचित करती है और मानव प्रणाली के अन्य सदस्यों तक पहुंचाती है, जिससे सामाजिक रूप से व्यवस्थित वातावरण के निर्माण में योगदान होता है। भाषा हमारी सामाजिक वास्तविकता का एक जटिल हिस्सा है और मनुष्य कैसे सीखते हैं और समाज के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, इसका अध्ययन करने में इस जटिलता को समझना शामिल है। भाषा प्रतीकात्मक है और सामाजिक वास्तविकता को समझ सकती है। एक सामाजिक शक्ति के रूप में कार्य करती है जो व्यक्तियों को प्रभावित करती है लेकिन बाहरी रूप से मौजूद होती है। यह सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ के रूप में कार्य करता है और संचार के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, भाषा ज्ञान, तर्क, नैतिकता, राजनीति और सामाजिक दृष्टिकोण की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करती है। भाषा बदलने से भाषाई ढांचे के वैचारिक अभिविन्यास पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए विभिन्न सामाजिक स्थितियों में भाषा और उसके अनुप्रयोग की जांच करके हम सामाजिक वास्तविकता को समझ सकते हैं। यह समझ इस धारणा तक फैली हुई है कि भाषा न केवल समाज की समग्र संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है बल्कि मानव प्रगति के लिए मौलिक है। भाषा में परिवर्तन सामाजिक वास्तविकता की प्रमुख विशेषताओं में बदलाव में योगदान देता है, जो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और विचारों के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4.6 समाज की मूर्त वास्तविकता। अब आइए समाज की ठोस हकीकत को समझें। जब हम वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के बारे में बात करते हैं, तो हमारा तात्पर्य यह है कि समाज का व्यक्तियों पर अधिकार है और वह किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है। हम विशेष रूप से संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह पता लगाएंगे कि यह गतिशीलता समाज में कैसे प्रकट होती है। हम यह समझना चाहते हैं कि एक संस्था अपने सदस्यों के व्यवहार का मार्गदर्शन और प्रबंधन कैसे करती है और क्यों व्यक्तियों के जन्म, जीवित और मरने के बावजूद संस्थाएं समय के साथ अनिश्चित काल तक टिक सकती है। यह वह लेंस है जिसके माध्यम से हम मौजूदा सामाजिक वास्तविकता और उसके स्थायित्व को चित्रित करेंगे। संस्थागतकरण की अवधारणा पर विचार करें, एक प्रक्रिया जो संस्थागत व्यवहार को नियंत्रित करने वाले विभिन्न नियमों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्यों के साथ एक रूपरेखा स्थापित करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक संस्था भौतिक और सामाजिक दोनों संदर्भों में संचालित होती है। ये संदर्भ व्यक्तियों की इच्छा से अंतर्निहित और अपरिवर्तनीय है। दरअसल यह सामाजिक और भौतिक वातावरण का संयुक्त प्रभाव है जो मानव अस्तित्व को आकार देता है। इन वातावरणों के साथ अंतःक्रिया ही सभी मानवीय गतिविधियों को जन्म देती है, क्योंकि कोई भी मानवीय प्रयास व्यापक या कुल पर्यावरण से प्रभावित हुए बिना शुरू या समाप्त नहीं हो सकता है। अब हम यह पता लगा रहे हैं कि संस्थाएं कैसे अस्तित्व में आती हैं और खुद को स्थापित करती हैं। मूलतः हम मानव संस्थानों की उत्पत्ति पर सवाल उठा रहे हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संस्थान तब उभरते हैं जब आत्तन व्यवहार की साझा समझ होती है, एक संरचित पैटर्न तैयार होता है जिसे समग्र नियंत्रण की कुछ सीमाओं के भीतर पालन किया जाना चाहिए। जैसे जैसे सदस्य विभिन्न कार्यों में संलग्न होते हैं, एक संस्था अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से नियंत्रित करने की भूमिका निभाती है। एक बार ऐसा होने पर हम कह सकते हैं कि संस्था आ गई है या अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है। प्रारंभ में मनुष्यों द्वारा निर्मित संस्थाएं समय के साथ धीरे धीरे अपनी सामाजिक रूप से वस्तुनिष्ठ वास्तविकता प्राप्त कर लेती है। बॉक्स 4.2 अनुभव और व्याख्या। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि यह अंतर्निहितता सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं है। हर कोई सभी स्थितियों में दुनिया को सामान्य नहीं मानता।
बौद्ध ध्यानियों और अन्य रहस्यवादियों ने वास्तविकता के बारे में सामान्य धारणाओं से मन को अलग करने के लिए जानबूझकर तरीके विकसित किए हैं। वे घटनाओं पर कोई व्याख्या थोपे बिना उनका अवलोकन करके रोशनी का अनुभव करने का दावा करते हैं। रांडेल कॉलिंस 1988, सैद्धांतिक समाजशास्त्र, पृष्ठ 279, ऑरलैंडो, हरकोर्ट ब्रेस। बर्जर और लकमैन का तर्क है कि मनुष्यों और उनकी सामाजिक दुनिया के बीच संबंध द्वंद्वात्मक है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक घटना दूसरे के प्रति कार्य करती है, बातचीत करती है और प्रतिक्रिया करती है। मनुष्य और प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक का दूसरे पर लाभकारी या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक वास्तविकता के 3 परस्पर जुड़े पहलू हैं। समाज मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, यह एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है, और परिणामस्वरूप मनुष्य एक सामाजिक उत्पाद बन जाता है। समाज को स्वीकृति या एहसास की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को बातचीत के मौजूदा पैटर्न में समाजीकृत करके वैधीकरण की आवश्यकता है। बढ़ते वर्षों के दौरान समाजीकरण लगातार होता रहता है, यहाँ तक कि मृत्यु तक और परे की ओर दृष्टिकोण तक भी बढ़ता है। संस्थाएं जन्म, जीवन और मृत्यु प्रक्रियाओं के लिए नियम स्थापित करती हैं, जिसका लक्ष्य उन्हें और अधिक कुशल बनाना है। हालांकि समाजीकरण सभी सदस्यों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है, जिससे किसी भी समाज में विचलन का प्रतिशत बढ़ जाता है। संस्थाएं दृष्टिकोण के आंतरिक नियंत्रण के माध्यम से शक्तिशाली नियंत्रण रखती हैं। सामाजिक वास्तविकता, साझा अनुभव और सामान्य अनुपालन के परिणामस्वरूप अनुभव का आंतरिक और बाहरी जमाव अवचेतन में बस जाता है, नियंत्रण स्थापित होता है और समाजीकरण दृढ़, स्थिर और शाश्वत हो जाता है। परिवार और इसी तरह की संस्थाएं हमें मानवीय बनना और सामाजिक रूप से लाभकारी व्यवहार प्रदर्शित करना सिखाती है। हालांकि वैधता, समाजीकरण और समग्र व्यवहार के बीच कोई पूर्ण संबंध नहीं है। समाजीकरण में चूक से सामाजिक तानाबाना टूट सकता है। संस्थागत सामाजिक नियंत्रण लड़खड़ाने पर दंगे या हिंसक गड़बड़ी हो सकती है, जिससे सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा हो सकता है। पहले उल्लेखित बातों के अलावा हम देखते हैं कि मनुष्यों को विशिष्ट सीखे हुए व्यवहार करने चाहिए जो समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। ये व्यवहार, जिन्हें भूमिकाएं कहा जाता है, आपसी दायित्व और संबंध स्थापित करते हैं। दोहराव के साथ भूमिकाएं एक जटिल संरचना बनाती हैं, भले ही भूमिका स्वयं सरल लगती हो। भूमिकाओं का महत्व तब और अधिक हो जाता है जब उनका व्यापक प्रभाव हो और वे सामाजिक नियंत्रण में योगदान दें। भूमिकाएं व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों को परिभाषित करती हैं। वे संस्थानों के समान साझा टाइपिंग से उत्पन्न होते हैं। भूमिकाएं एक सामाजिक तानाबाना बुनती हैं, जो समय और स्थान तक फैला होता है, भूमिका की सीमाओं का पालन करता है और संस्थानों और सामाजिक जीवन की रीढ़ के रूप में कार्य करता है। संक्षेप में, संस्थाएं व्यक्तियों को आकार देती हैं और उन पर भरोसा करती हैं। किसी भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिभागी को उसके संज्ञानात्मक और व्यवहारिक पहलुओं पर विचार करते हुए भूमिका को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इससे पता चलता है कि ज्ञान को भूमिकाओं के अधिनियमन के माध्यम से समाज में सामाजिक रूप से वितरित किया जाता है, जिससे एक बुनियादी समझ पैदा होती है कि व्यक्तियों को सामाजिक संदर्भ में दूसरों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए या प्रतिबिंबित करना चाहिए। भूमिकाओं का अध्ययन ज्ञान के समाजशास्त्र में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि स्थूल संस्थाएं व्यक्तियों और समूहों को कैसे प्रभावित करती हैं, जिससे वास्तविक अनुभव बनते हैं जो सामाजिक वास्तविकता के निर्माण में योगदान करते हैं। नतीजतन, सामाजिक वास्तविकता का निर्माण किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयास के बजाय समाज के सभी सदस्यों को शामिल करने वाला एक सहयोगात्मक प्रयास है। यदि कोई समाज सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण है, तो उसमें ऐसी संस्थाएं होंगी जिनका लोग सम्मान करते हैं
और साझा करते हैं। इसके विपरीत यदि बहुत अधिक संघर्ष और अराजकता है तो यह इंगित करता है कि समाज की संस्थाएं टूट रही है या व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो अत्यधिक विभाजित समाज में इसकी संस्थाएं कई छोटे समाजों या उपसंस्कृतियों के साथ संरेखित होंगी। उपसंस्कृतियों की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि हम किसी एक वास्तविकता के बारे में बात नहीं कर सकते हैं और हमें यह समझना चाहिए कि वास्तविकता किसी समाज या राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भिन्न होती है। अलग अलग व्यक्ति अपने समुदाय में अपनी विशिष्ट स्थिति के आधार पर समाज को अलग अलग तरह से समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्ञान व्यक्ति जो जानता है और सामाजिक संदर्भ के बीच परस्पर क्रिया से आकार लेता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ संस्थाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे अपना जीवन स्वयं अपने हाथ में ले लेती है। वे पुनर्निर्मित हो जाते हैं और उन स्थितियों में अस्थायी रूप से स्थापित सामाजिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं जहां सामाजिक व्यवस्था टूट जाती है। 4.7 वैधीकरण और सामाजिक वास्तविकता। अब आइए एक और पहलू का पता लगाएं कि हम वास्तविकता की अपनी समझ कैसे बनाते हैं, और वह है वैधीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। वैधता समाज में किसी संस्था को उसका समग्र उद्देश्य और व्यवहार के नियम प्रदान करती है। यह नियमों और विनियमों का एक सेट स्थापित करता है जिन्हें किसी संस्था के उद्देश्य या विचारधारा का सही अर्थ माना जाता है। जब किसी संस्था को वैध कर दिया जाता है तो वह कामकाजी परिस्थितियों के लिए दिशानिर्देश प्रदान कर सकती है जिसका उसके सदस्यों को पालन करना चाहिए। इन दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रतिबंध लग सकते हैं, जिनमें मामूली परिणामों से लेकर मौजूदा नियमों के आधार पर गंभीर दंड तक शामिल हो सकते हैं, जो संगठन के हितों के अनुरूप व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। संक्षेप में, वैधीकरण एक व्यापक तर्क प्रदान करता है कि किसी संस्था के भीतर व्यक्तियों या समूहों से क्या करने की अपेक्षा की जाती है, क्या करने में सक्षम है या क्या करने की इच्छा रखते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो संस्थागतकरण को तब तक सफल नहीं माना जा सकता जब तक कि सभी कार्यों को संस्था की विचारधारा द्वारा उचित नहीं ठहराया जाता है, जो अक्सर व्यापक राष्ट्रीय या वैश्विक समाज का विस्तार होता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश संस्थानों का समर्थन करने वाला सैद्धांतिक वैचारिक आधार अक्सर नाजुक होता है। किसी संस्थागत संदर्भ में भिन्न व्यवहार को भटकाने या प्रदर्शित करने से यह टूट सकता है, जिससे यह अप्रभावी हो सकता है। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि वैधीकरण के एक अन्य पहलू में प्रतीकात्मक ब्रह्मांड शामिल है। ये प्रतीकात्मक ब्रह्मांड वास्तविकता के सामाजिक निर्माण को दूसरे स्तर तक बढ़ाते हैं, जिससे समाज की एकजुटता में योगदान होता है। प्रतीकात्मक ब्रह्मांड पूर्ण अर्थ के एक मैट्रिक्स का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उद्देश्य और व्यक्तिपर दोनों पहलू शामिल है। समाज का सदस्य होने, निर्धारित सामाजिक व्यवस्था के भीतर रहने और किसी विशिष्ट समुदाय का हिस्सा बनने के लिए इस प्रतीकात्मक ब्रह्मांड को समझना आवश्यक है। तो प्रतीकात्मक ब्रह्मांड एक मानसिक उपकरण की तरह है जो हमें सामाजिक निर्माण प्रक्रिया को समझने, उसका हिस्सा बनने या यहाँ तक कि चुनौती देने में मदद करता है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, यह प्रक्रिया नाजुक है और इसे विभिन्न मूल्यों के साथ पीढ़ियों तक जारी रखने और अनुकूलित करने के लिए विभिन्न संस्थानों के समर्थन की आवश्यकता है। भले ही कोई संस्था वैध हो, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं और नई या खतरनाक स्थितियों के लिए नए औचित्य की आवश्यकता होती है। वैधीकरण में किसी भी सदस्य के कुल जीवन से अधिक समय लग सकता है। मानव अनुभव के पदानुक्रम में प्रतीकात्मक ब्रह्मांड महत्वपूर्ण है। बॉक्स 4.3 में मन और समाज। प्रतीकात्मक ब्रह्मांड अपने सदस्यों के दिमाग में समाज को व्यवस्थित करता है। इंद्रियों के माध्यम से समझे जाने वाले सभी अनुभव, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपर दोनों,
संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। यह समाज की एकजुट शक्ति के रूप में कार्य करता है, ज्ञान के अंशों और सामाजिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, उन्हें सामाजिक ढांचे के भीतर जोड़ता और हल करता है। बर्जर और लकमैन ने इसे संपूर्ण ब्रह्मांड की समझ बनाने के रूप में वर्णित किया है, जो किसी भी संस्कृति में होने की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का जिक्र करता है, जिसे सदस्यता प्राप्त करने के संज्ञानात्मक पहलुओं के रूप में देखा जाता है। समान स्थितियों में सदस्यों को समाज में संस्थानों के भीतर दूसरों की इच्छाओं, भय और अपेक्षाओं को प्रस्तुत करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में अर्थ खोजने के लिए मजबूर किया जाता है। यह स्पष्ट है कि प्रतीकात्मक ब्रह्मांड न केवल वास्तविकता को समझने का काम करता है, बल्कि उसे आकार देने का भी काम करता है। हम वास्तविकता के व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ पहलुओं के बीच जटिल संबंध पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे किसी भी सामाजिक संस्था या समूह में व्यक्तियों द्वारा माना जाता है। हाईलाइट किया गया मुख्य बिंदु एक प्रतीकात्मक क्रम या ब्रह्मांड के भीतर स्थित होने का महत्व है, क्योंकि यह इस बात का आधार बनता है कि सदस्य समाज को कैसे देखते हैं। अप्रत्याशित स्थितियों को संबोधित करने वाली वास्तविकता के निर्माण में समाज के सदस्यों की भागीदारी स्पष्ट है। हालांकि पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है और हर समाज में समाधान की मांग करने वाले मुद्दे उठते हैं। दुर्खीम के बाद से यह स्पष्ट है कि किसी भी सामाजिक रूप से निर्मित प्रणाली में लीक होती है, जहां कुछ व्यक्ति या समूह वास्तविकता को बहुमत से अलग तरीके से समझते हैं। सदस्यों द्वारा सावधानीपूर्वक निर्माण प्रयासों के बावजूद इससे अक्सर सामाजिक तानेबाने में व्यवधान उत्पन्न होता है। संक्षेप में, मनुष्यों को न केवल वैध संरचनाओं को समझने की जरूरत है, बल्कि उनकी निरंतरता भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। कुछ समूह या संस्थाएं, जैसे कि परिवार, राजनीति और वाणिज्य, समानताएं साझा करते हैं, फिर भी वे किसी भी समूह के भीतर अपने दायरे और उपस्थिति में काफी भिन्न होते हैं, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। 4.8 समाजीकरण और वैधीकरण। आइए देखें कि मानव मस्तिष्क सामाजिक प्रक्रियाओं से जुड़े प्रतीकात्मक ब्रह्मांड का समर्थन करने के लिए विभिन्न विचारों का उपयोग कैसे करता है। किसी संस्था को लोगों के जीवन का हिस्सा बनने के लिए उसे प्रतीकात्मक ब्रह्मांड के एक विशिष्ट हिस्से में रखकर उचित वैधता की आवश्यकता होती है। यह इसे सामाजिक यथार्थ में अर्थ और शक्ति प्रदान करता है। यदि प्रतीकात्मक ब्रह्मांड समय के साथ बदलता है, तो मानव मस्तिष्क अशांत सामाजिक वास्तविकता को मजबूत करने और इसे पुनर्स्थापित करने के लिए नई वैधता संरचनाएं और प्रवचन बनाता है। यह आम तौर पर राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज में महत्वपूर्ण तनाव की अवधि के दौरान होता है, लेकिन प्रतीकात्मक ब्रह्मांड कायम रहता है, भले ही कुछ हद तक कमजोर रूप में। इसके अलावा, यदि प्रतीकात्मक ब्रह्मांड को ऐसे समाजीकरण का सामना करना पड़ता है जो इसके विपरीत है, तो अर्थ की समस्या उत्पन्न होती है। इसे संबोधित करने के लिए बदली हुई वास्तविकता से निपटने के लिए एक नया वैचारिक ढांचा या अवधारणाएं स्थापित की जानी चाहिए। ऐसी स्थितियों में सामाजिक ताकतें और संस्थाएं प्रतीकात्मक ब्रह्मांड के लिए खतरा माने जाने वाले समूहों का दमन कर सकती हैं। लक्ष्य पुराने प्रतीकात्मक क्रम से तत्वों को नए में पुनः प्राप्त करना, अतीत के पहलुओं या सामाजिक प्रक्रियाओं में नई स्थितियों के लिए अनुकूलित सामाजिक व्यवस्था को संरक्षित करना है। इसलिए हमने पाया कि सामाजिक वास्तविकता को आकार देना इसे संबोधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली अवधारणाओं की सटीकता पर निर्भर करता है। पारंपरिक अवधारणाओं को अक्सर आधुनिक व्याख्या की आवश्यकता होती है, जबकि बरकरार अवधारणाएं और दृष्टिकोण समाज की नवनिर्मित और स्वीकृत विचारधारा में नए स्थान पाते हैं। यह प्रक्रिया संज्ञानात्मक और मानक सुदृढ़ीकरण दोनों की मांग करती है। संक्षेप में, पौराणिक कथाएं प्रतीकात्मक ब्रह्मांड के लिए वैचारिक ढांचे के रूप में कार्य करती है, समाज के लिए एक अनुकूली तंत्र के रूप में कार्य करती है। विद्वानों का तर्क है
कि समग्र वातावरण में विरोधाभासों और विसंगतियों को हल करने के लिए पौराणिक कथाओं का उदय हुआ। बर्जर और लकमैन प्रतीकात्मक ब्रह्मांड को बनाए रखने वाले 4 प्रकार के वैचारिक उपकरणों की पहचान करते हैं। 1 पौराणिक कथा, 2 धर्मशास्त्र, 3 दर्शन, 4 विज्ञान। जबकि पौराणिक कथाएं सामाजिक वास्तविकता के व्यापक निर्माण से जुड़ी हुई हैं, अन्य 3 तत्व तेजी से विशेषज्ञों और अभिजात वर्ग के क्षेत्र बन गए हैं। ज्ञान का यह भंडार धर्मशास्त्र, दर्शन और विज्ञान के विशेषज्ञों से काफी भिन्न है, जो सामान्य व्यक्तियों और विशेषज्ञों के बीच संबंधों को बदलता है। अब प्रतीकात्मक ब्रह्मांड के निर्माण और उसे कायम रखने के निहितार्थों और अनुप्रयोगों पर विचार करते हुए 2 प्रमुख विशेषताएं सामने आती है। 1 थेरेपी, 2 सांस लेना। प्रतीकात्मक ब्रह्मांड को बनाए रखने के चिकित्सीय पहलू में सदस्यों को फिर से सामाजिक बनाने के लिए अवधारणाओं को नियोजित किया जाता है, जिससे वे समाज में अपनी भूमिकाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि थेरेपी सभी सदस्यों को शामिल या पुनः प्राप्त नहीं करती है। ऐसे मामलों में प्रतीकात्मक ब्रह्मांड और इसके निहितार्थों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है, यदि समझा भी जाए तो। जब हम अंतःश्वसन के विचार के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि अर्थ और अस्तित्व से संबंधित हर चीज जो प्रतीकात्मक ब्रह्मांड में शामिल नहीं है, को हटाने या समाप्त करने की आवश्यकता है। यह प्रतीकात्मक ब्रह्मांड की वैधता के लिए किसी भी चुनौती को रोकने के लिए किया जाता है। दोनों दृष्टिकोणों या अनुप्रयोगों में लक्ष्य समाज में एकीकरण और समावेशन सुनिश्चित करना है। ऐसा न करने पर सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे शिथिलता आ सकती है। एक वास्तविक प्रतिनिधि प्रतीकात्मक ब्रह्मांड को कुछ भी छोड़े बिना अवधारणात्मक रूप से वास्तविकता के हर पहलू को कवर करना चाहिए। हालांकि ऐसी कोई आदर्श प्रणाली मौजूद नहीं है, और वास्तव में समाज का प्रत्येक सदस्य कमोबेश प्रतीकात्मक ब्रह्मांड की अवधारणाओं का अनुमान लगा रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया समाज के सदस्यों के बीच विचारों को साझा करने की ओर ले जाती है, फिर भी व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जगह बनी रहती है। 4.9 सामाजिक वास्तविकता और प्रतीकात्मक ब्रह्मांड। समाज को कैसे संगठित किया जाता है और प्रतीकात्मक ब्रह्मांड को कैसे बरकरार रखा जाता है, इसका क्या मतलब है? हमने पहले ही इस बात पर प्रकाश डाला है कि वास्तविकता को समाज द्वारा आकार दिया जाता है, और यह लोग और समूह हैं जो इसकी सीमाएं निर्धारित करते हैं। किसी भी समाज में विशेषज्ञ सामाजिक वास्तविकता को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वास्तविकता को परिभाषित करने की बात आती है, तो ये विशेषज्ञ आमतौर पर आम जनता से अलग दृष्टिकोण रखते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच असहमति हो सकती है। इससे इस बात पर प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है कि किसकी परिभाषाएं और अवधारणाएं सामाजिक अंतःक्रियाओं में प्रभावशाली होंगी। सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने और अनुभव करने के विभिन्न तरीके हैं। कार्रवाई के सर्वोत्तम तरीके का चुनाव प्रतीकात्मक ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विचारधारा और अवधारणाओं पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, संसाधन वितरण पर सामाजिक संघर्षों से निपटते समय समूह ऐसी विचारधारा अपनाते हैं जिससे उन्हें लाभ होता है। वे उन सिद्धांतों का भी उपयोग करते हैं जो उनके लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं, चाहे वे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक हों। आइए अब इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि समाज वास्तविकता की हमारी व्यक्तिगत धारणा से कैसे संबंधित है। हम प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण पर चर्चा करके शुरुआत करेंगे, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं। समाज एक वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपर दोनों वास्तविकता है। इस अवधारणा को पूरी तरह से समझने के लिए
यह समझना महत्वपूर्ण है कि समाज एक सतत प्रक्रिया है जिसमें शामिल है 1 बाह्यकरण, 2 वस्तुकरण, 3 आंतरिककरण। जब मनुष्य सामाजिक वास्तविकता को बाह्य रूप देता है तो यह उन पर प्रभाव डालता है और वे इसे आंतरिक बना लेते हैं। इसका मतलब यह है कि मौजूदा सामाजिक स्थिति को इस हद तक समझा और स्वीकार किया जाता है कि कुछ क्रियाएं और अंतःक्रियाएं स्वचालित हो जाती है और उनका अस्तित्व निर्विवाद हो जाता है। आवश्यक सामाजिक संदर्भ प्रदान करने में एक समय अनुक्रम शामिल होता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी समाज का पूर्ण रूप से एकीकृत सदस्य बनने में समय लगता है। पूर्ण रूप से सदस्य होने का अर्थ है सदस्यता प्राप्त करना और निर्णय लेने, व्याख्या करने और यहाँ तक कि योजना बनाने और समय के साथ उद्देश्यों या लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की क्षमता रखना। बर्जर और लकमैन के अनुसार व्यक्ति एक अस्थायी अनुक्रम के माध्यम से सदस्य बनते हैं। जैसे जैसे सामाजिक वास्तविकता को तेजी से समझा जा रहा है, समाज के सदस्य कुछ कार्यों और अंतःक्रियाओं के परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे सामाजिक वास्तविकता स्पष्ट होती जाती है, व्यक्ति समाज के अधिक जागरूक सदस्य बन जाते हैं, जो समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर अपेक्षाओं को समझने और पूरा करने में सक्षम होते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्राथमिक समाजीकरण में व्यक्तिगत और सामान्य दूसरों की भूमिकाओं को समझना शामिल है। सरल शब्दों में कहें तो यह करीबी दायरे से शुरू होकर पूरे समाज तक फैल जाता है। हालांकि हर कोई इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता है और कभी-कभी यह समाज में वांछित एकरूपता बनाने में विफल रहता है। इस संदर्भ में विचलन चिंता का कारण होने के बजाय चिंता का विषय है। एक बार जब सामान्यीकृत दूसरे की अवधारणा सीख ली जाती है, तो सामाजिक वास्तविकता के उद्देश्य और व्यक्तिपर दोनों पहलू संतुलित हो जाते हैं, जो सफल प्राथमिक समाजीकरण का संकेत देता है। समाज में श्रम विभाजन और ज्ञान के वितरण के लिए माध्यमिक समाजीकरण आवश्यक है। संस्थागत उपसंसारों को आंतरिक किया जाता है और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों और आउटपुट के लिए भूमिका विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया डेटा की नई परतें जोड़ती है, कभी-कभी प्राथमिक समाजीकरण के पहलुओं को पार कर जाती है। हालांकि समग्र स्थिरता के लिए ज्ञान के विभिन्न निकायों को एक छतरी के नीचे एकीकृत करने के लिए माध्यमिक समाजीकरण में वैचारिक स्पष्टता की आवश्यकता होती है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्राथमिक समाजीकरण में प्रभावित करने वाला समूह या व्यक्ति अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। द्वितीयक समाजीकरण में असंख्य लोग किसी के विचारों और कार्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। प्राथमिक समाजीकरण के विपरीत, जहां कोई व्यक्ति छोटे, अधिक घनिष्ठ परिवेश में होता है, माध्यमिक समाजीकरण में बड़े पैमाने पर समाज के साथ बातचीत शामिल होती है। माध्यमिक समाजीकरण में औपचारिकताएं और व्यक्तिगत गहराई की कमी श्रम के जटिल विभाजन के कारण उत्पन्न होती है। यह जटिलता सुनिश्चित करती है कि संस्थागत वास्तविकताएं अबाधित रहें। मानव समाज में प्राचीन काल से चली आ रही विवाह जैसी दीर्घकालीन संस्थाएं आज भी कायम है। प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण दोनों जटिल प्रक्रियाएं हैं, जिनके लिए सावधानीपूर्वक प्रदान करने और अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। समाजीकरण एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है, लेकिन वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक संरचनाओं को बनाए रखना हमेशा सफल नहीं होता है। प्रत्येक समुदाय में विचलन की एक डिग्री होती है, जो समाज के विघटन और विघटन को रोकने के लिए जनसंचार माध्यमों या जनसंपर्क कार्यक्रमों जैसी नियंत्रण प्रक्रियाओं की आवश्यकता को प्रेरित करती है। ये प्रक्रियाएं सामाजिक वास्तविकता को कायम रखने और इसके बारे में एक सामंजस्यपूर्ण मानवीय धारणा सुनिश्चित करने में योगदान देती है। प्राथमिक समाजीकरण द्वितीयक समाजीकरण की तुलना में अधिक स्थायी और गहराई से व्याप्त होता है, जिसके अर्थ की परतें अक्सर जांच का सामना नहीं कर पाती है और टूट सकती हैं। आचरण के स्थापित नियमों को चुनौती दी जा सकती है
और नए नियम उभर सकते हैं या अस्तित्व के कुछ पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए प्राथमिक समाजीकरण की तुलना में माध्यमिक समाजीकरण अधिक कृत्रिम है और मनुष्यों में कम गहराई से निहित है। आकस्मिक बातचीत वास्तविकता की वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपर दोनों स्थितियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आइए वास्तविकता को बनाए रखने में भाषा की भूमिका को समझें। 4.10 वास्तविकता और भाषा को बनाए रखना। हम उस भाषा के महत्व पर जोर देना चाहते हैं जिसका उपयोग एक समाज अपनी सामाजिक रूप से निर्मित वास्तविकता के निर्माण और उसे बनाए रखने में करता है। भाषा इस उद्देश्य के लिए एक महत्वपूर्ण आधार और प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्थितियों में समाज अपनी सामाजिक वास्तविकता को बनाए रखने और कायम रखने के लिए भाषा का निरंतर उपयोग करता है। कुछ उल्लेखनीय सिद्धांत बताते हैं कि भाषा स्वयं वास्तविकता का आधार बनती है और इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जैसे भाषा एक सामाजिक घटना है, वैसे ही सामाजिक वास्तविकता की समझ और संकल्पना समाज के सतत पहलू है। बॉक्स 4.5 सामाजिक वास्तविकता के प्रतिमान। भाषा स्थिर नहीं है, इसमें समय के साथ संशोधन होते रहते हैं। यह एक निश्चित सीमा तक सामाजिक वास्तविकता की अनुकूलनशीलता को उजागर करता है, परिवर्तनों का अनुभव करता है, विशेष रूप से विचाराधीन समाज की प्रमुख विचारधारा में। इस गतिशील प्रकृति का तात्पर्य है कि सामाजिक वास्तविकता के नए प्रतिमान धीरे धीरे सामने आते हैं, जो समाज के सदस्यों के लिए चुनौतियां पेश करते हैं। इन नए प्रतिमानों को स्वीकार करने में समय लगता है और कभी-कभी एक समाज में कई प्रतिमान एक साथ मौजूद होते हैं। समाज के एकल व्यापक मॉडल के विपरीत कई सामाजिक वास्तविकताओं का एक जटिल परस्पर क्रिया मौजूद है। नतीजतन वास्तविकता का निर्माण एक सतत और जटिल प्रक्रिया है, जो समाज या समुदाय के भीतर प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा कुछ हद तक तोड़फोड़ के लिए अतिसंवेदनशील है। ये प्रतिद्वंद्वी समूह सदस्यों को अलग-अलग संस्करण और विकल्प प्रदान कर सकते हैं, जिससे जीवन और कार्य विकल्पों के संदर्भ में एक द्वंद्वात्मक संबंध बन सकता है। यदि भाषा वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को आकार देती है, तो यह भी उतना ही सच है कि जीवन के अनुभव और परिस्थितियां भाषा को प्रभावित करते हैं, इसे महत्वपूर्ण रूप से संशोधित करते हैं। साझा सामाजिक वास्तविकताओं के निर्माण और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में भाषा महत्वपूर्ण है। इसमें प्रतीकों, इशारों, संकेतों, सुरागों, नैतिक दिशानिर्देशों की एक विशाल प्रणाली शामिल है और इसमें लाक्षणिकता और किनेस्थेटिक्स जैसे क्षेत्र शामिल है, जो सामाजिक प्रक्रियाओं और मानव संचार के अभिन्न अंग हैं। वास्तविकता निर्माण में भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालना आवश्यक है, क्योंकि किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के लिए प्रभावी संचार, सूचना साझाकरण और ज्ञान का आदान प्रदान महत्वपूर्ण है। भाषा अपने व्यापक अर्थ में समाज के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण के रूप में कार्य करती है। यह सामाजिक रूप से निर्मित वास्तविकता के व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दोनों पहलुओं को एक साथ लाता है, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण ढांचा बनता है। इसके अलावा भाषा केवल संचार का साधन नहीं है, यह वास्तविकता के निर्माण के लिए वैकल्पिक मॉडल भी प्रस्तुत करता है। विविध समाजों में विभिन्न समुदाय वास्तविकता के अलग-अलग मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं, संचार के लिए दोतरफा पुल बना सकते हैं। इस प्रकार वास्तविकता के निर्माण को आकार देने और प्रभावित करने में भाषा के महत्व को कम या कम करके नहीं आंका जा सकता है। 4.11 निष्कर्ष। यहाँ मुख्य मुद्दा यह है कि समाज की वास्तविकता, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक दोनों एक व्यक्ति का हिस्सा कैसे बन जाती है। यह किसी व्यक्ति और उनकी सामाजिक संरचना के बीच गतिशील अंतःक्रिया के माध्यम से होता है।
सामाजिक वास्तविकता की स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रकृति और संस्कृति के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। सफल समाजीकरण तब होता है जब बाहरी और आंतरिक वास्तविकताओं के बीच एक मजबूत संरेखन या समायोजन होता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति सामाजिक प्रक्रियाओं और नियमों के निष्क्रिय विषय बनने के बजाय सामाजिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले। हालांकि एक चुनौती तब उत्पन्न होती है जब समाजीकरण प्रभावी नहीं होता है। यह आम तौर पर तब होता है जब किसी समाज में व्यक्तिवाद हावी हो जाता है, जिससे ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जो पूरी तरह से सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में समग्र विचारधारा से भटक रहे लोगों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए परामर्श, मनोचिकित्सा, शमनवाद और धार्मिक प्रथाओं जैसे विभिन्न सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों को नियोजित किया जाता है। सवाल उठता है, कई मामलों में समाजीकरण विफल क्यों हो जाता है? एक संभावित कारण यह है कि संबंधित बच्चे को सामाजिक वास्तविकता के बारे में परस्पर विरोधी संदेशों का सामना करना पड़ता है। यदि माता-पिता या देखभाल करने वाले असंगत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चा वास्तविकता की किसी विशिष्ट समझ के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर सकता है और चेतना की कई प्रणालियों के साथ समाप्त हो सकता है। गंभीर मामलों में, जहां विचलन सामाजिक प्रक्रिया के लिए अत्यधिक विघटनकारी हो जाता है, व्यक्तियों को अपने संघर्षों और भ्रम को दूर करने के लिए अस्पताल में अलग-थलग करने की आवश्यकता हो सकती है, जो आमतौर पर वास्तविकता के परस्पर विरोधी संस्करणों से उत्पन्न होते हैं, जो अक्सर प्रमुख सामाजिक परिप्रेक्ष्य द्वारा समर्थित होते हैं। अध्ययन का यह क्षेत्र काफी दिलचस्प है और हम देखते हैं कि आज की आधुनिक और उत्तराधुनिक दुनिया में व्यक्तियों के लिए सामाजिक संरचना को आंतरिक बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, जो व्यक्तित्व पर अत्यधिक जोर देता है। वैयक्तिकता में दी गई सामाजिक वास्तविकता के अनुरूप होने के बजाय स्वयं का दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। इससे अक्सर वास्तविकता की सामाजिक रूप से स्वीकृत परिभाषा टूट जाती है, जहां सभी सदस्यों से एकीकृत होने और सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है। आज के वैश्विक समाज में जो चीज सबसे अधिक मूल्यवान है, वह रचनात्मक अखंडता है। इसका मतलब एक बुनियादी मॉडल या प्रतिमान विकसित करना है जो पूरी तरह से समग्र प्रतिमान के अनुरूप नहीं है, लेकिन इसके एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण हिस्से के साथ संरेखित है। इससे पता चलता है कि हम वास्तविकता के सामाजिक निर्माण की जांच विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। आधुनिक व्यक्ति तेजी से यह महसूस कर रहे हैं कि व्यक्तियों या समुदायों द्वारा सामाजिक वास्तविकता और सामाजिक व्यवस्था की व्याख्याओं को आमतौर पर सही नहीं किया जाता है, चरम स्थितियों को छोड़कर जहां न केवल समाज के साथ असंगति होती है, बल्कि सामाजिक वास्तविकता संरचना का पूर्ण विघटन होता है। हालांकि बहुल समाजों में वास्तविकता के कई संस्करण तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक सामाजिक संरचना दबाव का सामना कर सकती है। आजकल सामाजिक व्याख्या के अखंड मॉडल से व्यक्तिगत सामाजिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने वाले छोटे मॉडल की ओर बदलाव हो रहा है। चिंतन और कार्रवाई 4.1 क्या समाज सामाजिक रूप से निर्मित है या यह एक दैवीय, धार्मिक रूप से निर्मित संरचना है? चिंतन करें और टिप्पणी करें। शीर्षक: समाज एक सामाजिक संरचना या दैवीय धार्मिक संरचना। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 4.1 में पूछा गया प्रश्न समाज की प्रकृति में गहन अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक रूप से निर्मित होने वाले समाज और एक दैवीय, धार्मिक रूप से उभरी हुई संरचना के रूप में उभरने के बीच का द्वंद्व सामाजिक ढांचे की उत्पत्ति और सार के बारे में बुनियादी सवाल उठाता है। इस प्रतिबिंब में मैं इस बहस के आसपास के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों में गहराई से उतरूंगा, प्रमुख सिद्धांतों और विचारधाराओं की जांच करूंगा जो समाज की प्रकृति को समझाने का प्रयास करते हैं। एक सामाजिक संरचना के रूप में समाज।
जिस समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से समाज का निर्माण सामाजिक रूप से होता है, वह एमिल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जैसे सिद्धांतकारों के कार्यों में गहराई से निहित है। दुर्खीम, जिन्हें अक्सर समाजशास्त्र के संस्थापक व्यक्तियों में से एक माना जाता है, ने तर्क दिया कि समाज केवल व्यक्तियों का योग नहीं है, बल्कि एक जटिल, अपनी वास्तविकता के साथ परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली है। उन्होंने सामाजिक तथ्यों की भूमिका पर जोर दिया, जो व्यक्तियों के लिए बाहरी है और समाजीकरण के माध्यम से उनके व्यवहार को आकार देते हैं। दूसरी ओर, कार्ल मार्क्स ने समाज को वर्ग संघर्ष के चश्मे से देखा। मार्क्स के अनुसार समाज आर्थिक संरचना से आकार लेता है और सामाजिक संबंध उत्पादन के साधनों से निर्धारित होते हैं। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग निरंतर संघर्ष में सामाजिक संरचनाओं के विकास को संचालित करते हैं। मार्क्स का दृष्टिकोण इस विचार को रेखांकित करता है कि समाज ऐतिहासिक और भौतिक परिस्थितियों का उत्पाद है। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक की अवधारणा को पेश करके समाज की समझ में एक सूक्ष्म आयाम जोड़ा। वेबर ने तर्क दिया कि धार्मिक विश्वासों, विशेष रूप से प्रोटेस्टेंटवाद ने पूंजीवादी समाजों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संस्कृति, धर्म और सामाजिक संरचनाओं के बीच जटिल अंतर्संबंध पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत जैसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और सामाजिक निर्माणवाद समाज को आकार देने में साझा अर्थों और प्रतीकों की भूमिका पर जोर देते हैं। इन दृष्टिकोणों का तर्क है कि व्यक्ति अपनी बातचीत और व्याख्याओं के माध्यम से सामाजिक वास्तविकता के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। समाज पर धार्मिक परिप्रेक्ष्य। इसके विपरीत, धार्मिक विश्व दृष्टिकोण का मानना है कि समाज की उत्पत्ति दैवीय है और यह धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार संरचित है। कई धर्म समाज के निर्माण और संगठन का श्रेय एक उत्कृष्ट शक्ति को देते हैं। उदाहरण के लिए, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे इब्राहिम धर्मों में एक दिव्य निर्माता में विश्वास मानव समाज के आदेश और उद्देश्य को समझने के लिए केंद्रीय है। हिंदू धर्म में धर्म की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था और नैतिक कर्तव्यों को नियंत्रित करती है। धर्म को एक लौकिक कानून या दैवीय आदेश के रूप में माना जाता है, जो व्यक्तियों और समाज को धार्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के लिए, जाति व्यवस्था को धर्म के ढांचे के भीतर उचित ठहराया गया है, जो प्रत्येक सामाजिक समूह के लिए विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। दैवीय मार्गदर्शन और मानवीय एजेंसी के बीच तनाव धार्मिक परिप्रेक्ष्य में एक आवर्ती विषय है, जबकि धार्मिक शिक्षाएं सामाजिक संरचनाओं के लिए एक नैतिक और नैतिक आधार प्रदान करती हैं। मानवीय कार्य और विकल्प भी समाज के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संश्लेषण परिप्रेक्ष्य। इन विपरीत प्रतीत होने वाले विचारों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किसी को समाज की गतिशील और परस्पर जुड़ी प्रकृति को पहचानना होगा। सामाजिक निर्माण और धार्मिक प्रभाव आवश्यक रूप से परस्पर अनन्य नहीं है, बल्कि उन्हें पूरक शक्तियों के रूप में देखा जा सकता है, जो सामाजिक संरचनाओं की जटिलता में योगदान करती है। सामाजिक निर्माण का विचार समाज में धार्मिक तत्वों की उपस्थिति को नकारता नहीं है। सामाजिक मानदंड, मूल्य और संस्थाएं अक्सर धार्मिक मान्यताओं की छाप रखते हैं, जो साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। इसके विपरीत, धार्मिक सिद्धांत मानव समाज की विकसित प्रकृति को स्वीकार करते हुए सामाजिक संरचनाओं को शामिल और अनुकूलित कर सकते हैं। इसके अलावा, एजेंसी की अवधारणा सामाजिक निर्माण और धार्मिक प्रभाव के सह-अस्तित्व को समझने में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति सक्रिय एजेंट के रूप में सामाजिक मानदंडों और संरचनाओं को आकार देने में भाग लेते हैं, साथ ही धार्मिक सिद्धांतों द्वारा प्रदान किए गए नैतिक दिशानिर्देशों का भी पालन करते हैं।
व्यक्तिगत एजेंसी और बाहरी प्रभावों के बीच यह परस्पर क्रिया समाज की तरल और अनुकूली प्रकृति को रेखांकित करती है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः यह प्रश्न कि क्या समाज सामाजिक रूप से निर्मित है या एक दैवीय धार्मिक रूप से निर्मित संरचना है, समाजशास्त्रीय और धार्मिक दृष्टिकोण की सूक्ष्म खोज की आवश्यकता है। प्रस्तुत द्वंद्व एक पूर्ण विभाजन नहीं है, बल्कि एक स्पेक्ट्रम है जहां विभिन्न ताकतें मानव समाज की जटिल टेपेस्ट्री को आकार देने के लिए बातचीत करती है। इस चिंतन में संलग्न एक इग्नू छात्र के रूप में सामाजिक संरचनाओं की बहुमुखी प्रकृति की सराहना करना महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्रीय और धार्मिक अंतर्दृष्टि का संश्लेषण एक समग्र समझ प्रदान करता है जो समाज के निर्माण में मानव एजेंसी और उत्कृष्ट प्रभावों दोनों की भूमिका को स्वीकार करता है। चिंतन और कार्रवाई 4.2 सामाजिक संस्था को वैधीकरण की आवश्यकता क्यों है? चिंतन करें और टिप्पणी करें। शीर्षक: सामाजिक संस्थाओं का वैधीकरण, एक गंभीर चिंतन। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे इस सवाल पर विचार करने का काम सौंपा गया है कि सामाजिक संस्थानों को वैधीकरण की आवश्यकता क्यों है। यह समाजों और उन्हें आकार देने वाली संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस चिंतनशील निबंध में मैं वैधता की अवधारणा पर गहराई से विचार करूंगा और सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में इसके महत्व की खोज करूंगा। विश्लेषण में सामाजिक संस्थाओं के लिए वैधता प्राप्त करने की आवश्यकता के पीछे के कारणों और उनके कामकाज पर वैधता के निहितार्थ को शामिल किया जाएगा। वैधीकरण को परिभाषित करना। वैधीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से एक संस्था या प्रणाली समाज के सदस्यों से मान्यता और स्वीकृति प्राप्त करती है और बनाए रखती है। इसमें प्राधिकार की स्थापना, विश्वसनीयता और संस्था के अस्तित्व और कार्यों का औचित्य शामिल है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में वैधता एक महत्वपूर्ण तत्व है। सामाजिक संस्थाओं की प्रकृति। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक व्यवस्था की संरचनाएं और तंत्र हैं जो जीवन के आवश्यक कार्यों को व्यवस्थित, निर्देशित और निष्पादित करती हैं। ये संस्थाएं परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था और सरकार सहित सामाजिक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है। वे समाज के निर्माण खंड के रूप में कार्य करते हैं, इसके सदस्यों के व्यवहार और बातचीत को आकार देते हैं। सामाजिक संस्थाओं के वैधीकरण के कारण। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैधीकरण आवश्यक है। सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों को एक समुदाय के भीतर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। जब इन संस्थानों को वैध माना जाता है, तो व्यक्तियों द्वारा उनके नियमों और मानदंडों का पालन करने की अधिक संभावना होती है, जिससे समग्र सामाजिक स्थिरता में योगदान होता है। पहचान की भावना पैदा करना। वैधीकरण सामूहिक पहचान के निर्माण में योगदान देता है। धर्म और शिक्षा जैसी सामाजिक संस्थाएं अक्सर किसी समाज के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैधता इस विचार को पुष्ट करती है कि ये मूल्य मनमाने नहीं हैं, बल्कि साझा इतिहास और परंपरा में निहित है। अनुपालन और सहयोग सुनिश्चित करना। वैधीकरण समाज के सदस्यों के बीच अनुपालन और सहयोग को बढ़ावा देता है। जब व्यक्ति सामाजिक संस्थाओं को वैध मानते हैं, तो उनके अधिकारियों के साथ सहयोग करने और स्थापित मानदंडों का पालन करने की अधिक संभावना होती है। यह अनुपालन संस्थानों के सुचारू कामकाज और जिस समाज की वे सेवा करते हैं, उसके समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। वैधता और शक्ति संबंध। सामाजिक संस्थाएं अक्सर सत्ता संबंधों से जुड़ी होती हैं। वैधीकरण इन संस्थानों के भीतर सत्ता के वितरण और प्रयोग को उचित ठहराने में भूमिका निभाता है। जब शक्ति को वैध माना जाता है,
तो समाज के सदस्यों द्वारा इसे स्वीकार किए जाने की अधिक संभावना होती है, जिससे संघर्ष और प्रतिरोध की संभावना कम हो जाती है। विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण। वैधीकरण सामाजिक संस्थाओं में विश्वास और भरोसा पैदा करता है। विश्वास सामाजिक रिश्तों का एक बुनियादी पहलू है, और जब संस्थानों को वैध माना जाता है, तो व्यक्तियों को उनके कार्यों और निर्णयों पर भरोसा करने की अधिक संभावना होती है। यह भरोसा सामाजिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। परिवर्तन के अनुरूप ढलना। वैधीकरण सामाजिक संस्थाओं को बदलती सामाजिक गतिशीलता के अनुकूल ढलने की अनुमति देता है। जिन संस्थाओं को वैध माना जाता है, उनके आवश्यक सुधारों और समायोजनों के लिए समर्थन जुटाने की अधिक संभावना होती है। यह अनुकूलनशीलता उभरती सामाजिक आवश्यकताओं के सामने सामाजिक संस्थानों की निरंतर प्रासंगिकता और प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक संस्थाओं पर वैधता के निहितार्थ। बढ़ी हुई प्रभावशीलता। वैध सामाजिक संस्थाएं अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक प्रभावी होती हैं। जब समाज के सदस्य किसी संस्था की वैधता में विश्वास करते हैं, तो उनके सक्रिय रूप से भाग लेने और इसकी सफलता में योगदान देने की अधिक संभावना होती है। संघर्ष और प्रतिरोध में कमी। वैधता से संघर्ष और प्रतिरोध की संभावना कम हो जाती है। जिन सामाजिक संस्थाओं में वैधता का अभाव है, उन्हें उन सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है जिनकी वे सेवा करना चाहते हैं, जिससे उनके कामकाज में व्यवधान और चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। दीर्घकालिक स्थिरता। वैधीकरण सामाजिक संस्थाओं की दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान देता है। जिन संस्थाओं को वैध माना जाता है, वे समय के साथ अपनी निरंतरता सुनिश्चित करते हुए चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। सांस्कृतिक निरंतरता। वैधीकरण का सांस्कृतिक निरंतरता से गहरा संबंध है। सामाजिक संस्थाएं, विशेष रूप से संस्कृति और परंपरा से संबंधित संस्थाएं, मूल्यों और प्रथाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिए वैधता पर भरोसा करती है। सार्वजनिक समर्थन और वित्त पोषण। सार्वजनिक समर्थन और धन जुटाने के लिए वैधीकरण महत्वपूर्ण है। जिन संस्थानों को व्यापक रूप से वैध माना जाता है, उन्हें सरकार और जनता दोनों से आवश्यक संसाधन और समर्थन प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः सामाजिक संस्थाओं का वैधीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, सहयोग को बढ़ावा देने और समाजों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैधता केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि सामाजिक संस्थाओं के प्रभावी कामकाज के लिए एक व्यावहारिक आवश्यकता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस प्रतिबिंब ने मुझे वैधता और हमारे जीवन को आकार देने वाली विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच जटिल अंतर्संबंध की सराहना करने की अनुमति दी है।